डियर स्टूडेंट्स, हमने माइटोसिस और मियोसिस के बारे में डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया होगा। और जब भी मैं बच्चों को माइटोसिस और मियोसिस के लिए बोलता हूँ तो वो रिलेटिवली काफ़ी 3 या 4 पॉइंट ही लिख सकते हैं और मुझे काफ़ी सरप्राइज लगता है बिकॉज जिस बच्चे ने माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा हो तो डिफरेंसेस तो 30-40 के करीब भी पहुँच जाते हैं। एनीहाउ हमने आज कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस किया है। इनके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस बन जाते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो आराम से हमें याद भी रह सकते हैं और ईजिली जो है वो हमारी मेमोरी में अब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्योंकि ये बहुत छोटा था तो मैंने मियोसिस और माइटोसिस पहले ब्लैक मार्कर से इधर डिफरेंशिएट किए हैं और फिर ब्लू मार्कर से इधर डिफरेंशिएट किए हैं। तो सबसे पहले हम ब्लैक मार्कर से जो डिफरेंशिएट किए हैं यहाँ से माइटोसिस और मियोसिस के डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। माइटोसिस जिसे हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि ये इक्वेशनल डिवीजन होती है बिकॉज क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम आफ्टर द डिवीजन गेट कंप्लीटेड। मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन? बिकॉज आपको पता ही है कि एट द एंड जब सेल प्रोड्यूस होते हैं तो उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेरेंट्स से कंपैरेटिवली आधे हो जाते हैं। तो अगर पेरेंट्स में 46 होते हैं तो जो 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर कंप्लीट मियोसिस तो हर एक में 23 क्रोमोसोम होते हैं। क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, दैट इज व्हाई मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। माइटोसिस को जो डिस्कवर किया था वो था वाल्टर फ्लेमिंग, लेकिन मियोसिस केस में ऑस्कर हाजमी। क्योंकि आप इसे छोड़ भी सकते हो डिफरेंस में, बट ये स्लाइटली मैंने इसलिए डाला कि आपके दिमाग में रहे कि किसने इसकी डिस्कवरी की। देन माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल में होता है। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो माइटोसिस है ये अहम रोल कहाँ प्ले करता है बॉडी की रीजनरेशन के लिए, ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन में अपना पार्टिसिपेट ऐसा डायरेक्टली नहीं करता एक्सेप्ट इन सम ऑफ द केसेस जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जो मियोसिस है वो होती है जर्म सेल या सेक्स सेल। तो मियोसिस उन ऑर्गेनिज्म में होती है जो कि रिप्रोडक्शन करते हैं बाय सेक्सुअल मीन, राइट। फिर माइटोसिस, जैसे मैंने अभी बोला कि माइटोसिस मेनली होती है ग्रोथ के लिए, रीजनरेशन के लिए, बट कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि माइटोसिस रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। और ऐसे केसेस में जहां पर माइटोसिस रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है तो वो कौन से केसेस होते हैं? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए का मतलब विदाउट एंड सेक्सुअल का मतलब सेक्स, तो रिप्रोडक्शन का मतलब टू रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पर विदाउट गैमेट फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन की जा सके तो उसे हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि पैरामीशियम के केसेस में क्या होता है कि अगर पैरामीशियम है तो वो बाइनरी फिजन में 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो भी एक पैरामीशियम बना लेता है और नीचे वाला हिस्सा भी एक पैरामीशियम बना लेता है। क्योंकि इस केस में कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुई, एज सच एक इंडिविजुअल 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ और 2 नए इंडिविजुअल बन गए, सो रिप्रोडक्शन तो हुई। ऐसी टाइप की रिप्रोडक्शन को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अनडाउटली मियोसिस के केस में क्या होता है कि जो डिवीजन होती है वो जर्म सेल में होती है, टेस्टिस या फिर ओवम में, और गैमेट बनते हैं। ठीक है, वो स्पर्म भी बन सकते हैं और ओवम भी बन सकते हैं। तो वो पार्टिसिपेट किसमें करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो माइटोसिस बॉडी की ग्रोथ के लिए, रीजनरेशन के लिए, रिपेयर के लिए तो काम आती है, एज गुड एज वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट करती है। बट जो मियोसिस है उसकी पार्टिसिपेशन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस चूंकि एक ही स्टेप में चलती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज आफ्टर द इंटरफेज, तो वो शॉर्टर ड्यूरेशन की होती है। चूंकि मियोसिस 2 फेजेस में कंप्लीट होती है, मियोसिस 1 एंड फॉलो बाय मियोसिस 1 फॉलो बाय मियोसिस 2, सो कंपैरेटिवली लॉन्गर फेज होती है। तो माइटोसिस शॉर्टर ड्यूरेशन की होती है और मियोसिस लॉन्गर ड्यूरेशन की। माइटोसिस के केस में ओवरऑल 2 सेल बनते हैं जब डिवीजन हो जाती है, लेकिन मियोसिस के केस में ओवरऑल 4 सेल बनते हैं
जब डिवीजन खत्म होती है। सो माइटोसिस का हमने पढ़ा था, जब डिवीजन हो जाएगी तो 2 सेल बनते हैं, और मियोसिस के केस में पहले मियोसिस 1 2 सेल बने, फिर मियोसिस सेकंड हर एक सेल 2 सेल और बनाता है, तो ओवरऑल 1 2 3 4 सेल जो है वो बन जाते हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला कि माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। मियोसिस को हम लोग रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो आधे बन जाते हैं। सो इसमें तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, हम 2n से डिनोट करेंगे, और इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो आधे हो जाते हैं, जिसे हम n से डिनोट करते हैं। चूंकि माइटोसिस में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, ठीक है, सो इसमें जो डॉटर सेल होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, बट मियोसिस केस में क्रॉसिंग ओवर वगैरह होती है। सो जो डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं वो हर एक गैमेट दूसरे से भिन्न होगा, अलग होगा, तो ये डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंने पहले बोला इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, तो ये लास्ट स्टेप यही है, नो क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस होती है। इंटरफेस, देखिए जब हमने माइटोसिस पढ़ा तो हमने बोला था कि सबसे पहले इंटरफेज है, राइट। उसके बाद हमने माइटोसिस का प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज पढ़ा, फॉलो बाय साइटोकाइनेसिस। तो एक ही बार इंटरफेज शुरू हुई थी सेल डिवीजन से पहले। लेकिन जब हमने मियोसिस पढ़ा तो हमने इंटरफेस की बात की, उसके बाद मियोसिस 1 की बात की, और मियोसिस 1 की डिवीजन के बाद जब 2 सेल बने यहाँ पर, ये फर्स्ट और सेकंड, तो इसके बाद इंटरफेस सेकंड नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, इंटरफेस तो आता है लेकिन वो सिर्फ मियोसिस 1 से पहले, मियोसिस 1 के बाद फिर से इंटरफेस नहीं आता। आल्दो इसमें डिवीजन 2 बार हो रही है, लेकिन इंटरफेस सिर्फ एक ही बार आएगा, और वो मियोसिस 1 से पहले। तो होपफुली यहाँ तक जो मेन डिफरेंस थे वो आपको समझ आ चुके होंगे कि इसका अल्टरनेट नाम क्या है, किसने इसको डिस्कवर किया, कहाँ पर ये होती है, ये एसेक्सुअल में, ये सेक्सुअल में है, ये शॉर्टर ड्यूरेशन में है, नंबर ऑफ सेल दोनों कितने प्रोड्यूस करते हैं, क्रोमोसोम नंबर डिवीजन के बाद कैसे रहते हैं, आइडेंटिकल होते हैं या नॉन आइडेंटिकल होते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है या नहीं होती है, और सबसे लास्ट में पढ़ा कि इंटरफेस, इसमें एक ही डिवीजन होती है, इसमें 2 डिवीजन होती है, बट दोनों में एक ही बार इंटरफेस होती है। तो इसमें इंटरफेस पहले होती है, इसमें भी इंटरफेस मियोसिस 1 से पहले होती है, सेकंड में नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम बाकी डिफरेंसेस के ऊपर। फिर प्रोफेज, आपको पता है कि इसमें सिंपल प्रोफेज होती है, बट यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड प्रोफेज है। क्यों? क्योंकि मियोसिस 1 की प्रोफेज में हम पढ़ते हैं लैक्टोटीन, चाइल्डोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन, डायकिनेसिस। सो काफी कॉम्प्लिकेटेड, हर एक स्टेजेस में हमें अच्छे तरीके से समझना पड़ता है कि भाई क्या क्या चेंजेस हो रही है। लेकिन यहाँ पर चेंजेस जनरलाइज है, बिल्कुल सिंपल मैनर से है। तो माइटोसिस में प्रोफेज काफी सिंपल होती है, लेकिन मियोसिस में प्रोफेज काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। सिनेप्सिस, इसमें कोई सिनेप्सिस फॉर्मेशन नहीं होती, बट यहाँ पर सिनेप्सिस फॉर्मेशन होती है इन केस ऑफ मियोसिस। फिर माइटोसिस के केस में जब मेटाफेज में वो अरेंज होते हैं, तो वो कैसे अरेंज होते हैं? क्योंकि मैंने पहले भी डिस्कस किया, उनकी पेयरिंग नहीं होती, तो 2 क्रोमैटिड आपस में जुड़े होते हैं, क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। लेकिन मियोसिस के केस में वो मेटाफेज प्लेट में क्या होते हैं, पेयरिंग की फॉर्म में होते हैं। तो 1 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम का मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक क्रोमोसोम जो है वो सिंगल सिंगल अरेंज है, तो इसकी 2 क्रोमैटिड दिख रही है, नंबर 1 क्रोमैटिड और दूसरी। लेकिन यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग करके बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर ओवरऑल कितने हैं, 1 2 3 4। तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, ये मैंने दिखा दिया कि यहाँ 2 होमोलोगस है। यहाँ पर मैंने 2 होमोलोगस नहीं बोला, बिकॉज यहाँ पर पेयरिंग नहीं होती है। तो माइटोसिस में कोई पेयरिंग नहीं है, तो यहाँ पर मैंने क्रोमोसोम नहीं लिखे हैं कि 2 होमोलोगस। यहाँ पर पेयरिंग थी, तो दैट इज व्हाई 2 होमोलोगस लिखा गया। क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग ही नहीं है, तो हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड दिखेंगे, और यहाँ पर पेयरिंग थी तो हर एक क्रोमोसोम की 2 थी, और 2 इसके 4 आ गए, तो 4 क्रोमैटिड अपीयर होते हैं। सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट होता है एट एनाफेज, है ना। तो ये जो सेंट्रोमियर जिसकी वजह से 2 क्रोमैटिड आपस में जुड़ी हुई है,
तो एनाफेज के टाइम पे क्या होता है, ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, स्प्लिटिंग हो जाती है। ये हमने मेटाफेज में पढ़ा था। मियोसिस के केस में क्या होता है, एनाफेज 1 में चूंकि पूरा पूरा क्रोमोसोम ही, जैसे ये एक क्रोमोसोम है तो ये पूरा क्रोमोसोम ही एक एंड पे मूव करता है और ये दूसरा क्रोमोसोम दूसरे एंड पे मूव करता है, ठीक है, मियोसिस 1 में। तो मियोसिस 1 के एनाफेज में कोई स्प्लिटिंग सेंट्रोमियर की नहीं होती, बट एनाफेज सेकंड केस में जब ये वाला नीचे वाली साइड जाएगा और ये वाला ऊपर की साइड जाएगा तब स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होती है। सो यहाँ पर मैंने लिखा है कि एनाफेज के केस में स्प्लिटिंग होती है इन केस ऑफ ये जो माइटोसिस है। मियोसिस 1 के केस में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती, बट एनाफेज सेकंड के केस में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है। देन न्यूक्लियाई जो है वो फिर से आ जाता है, रीअपीयर हो जाता है एट द टेलोफेज, ठीक है। तो माइटोसिस के केस में क्या होता है, जैसे ही टेलोफेज आती है तो न्यूक्लियाई फिर से रीअपीयर हो जाता है। क्योंकि मियोसिस के केस में 2 बार डिवीजन होती है, तो पहली डिवीजन के टाइम पर तो कोई भी न्यूक्लियाई रीअपीयर नहीं होता, बट सेकंड डिवीजन के दौरान न्यूक्लियाई रीअपीयर होगा एट टेलोफेज। तो क्योंकि इसमें 2 बार टेलोफेज आती है, पहली टेलोफेज में न्यूक्लियाई रीअपीयर नहीं होता, बट एट द सेकंड जो मियोसिस डिवीजन है तब न्यूक्लियाई रीअपीयर होता है। ये क्या करता है, फ्रॉम ऑल सेल एक्सेप्ट गैमीट। तो माइटोसिस में क्या होता है, सारे टाइप के सेल बनाए जाते हैं, सिर्फ वो गैमीट नहीं बना सकता। लेकिन मियोसिस के केस में क्या होता है कि वो गैमीट बनाता है। तो बच्चे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इट डजंट मीन कि इसके बिना पॉइंट्स नहीं थे, इसके बिना भी पॉइंट है। जैसे कि मैं बोलूँ पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मियोसिस में होती है, माइटोसिस में नहीं होती है, देयर आर सो मेनी पॉइंट्स। लेकिन मैंने सिर्फ उनके लिए यहाँ पर बात की है जो आप इजिली नोट कर सकते हो, इजिली मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपने माइटोसिस और मियोसिस अच्छे से पढ़ा होगा तो आप बेहद ज़्यादा डिफरेंसेस को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो होपफुली बच्चे आप इसे एक बार फिर से गो थ्रू में जाएंगे, इसे नोट डाउन कीजिएगा अपनी कॉपी के ऊपर, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी एग्जाम में डिफरेंस आता है बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस तो आप 2-3 पॉइंट में सिमट के ना रह जाएं, बट मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आप लिख सके। थैंक यू बच्चे।